So hello students, my name is Arvind Chowdhury and इस बार के फिजिक्स के पेपर की अगर हम बात करें तो जो पेपर है वो पिछले साल के मुकाबले काफी इजी है और नीट के लेवल को देखते हुए अगर मैं प्रिडिक्ट करूं स्कोर के बारे में तो आई थिंक 170 प्लस स्कोर करना इस बार कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद है कि सभी का जो स्कोर होगा वो काफी अच्छा रहा होगा। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 से हम प्रोसीड करेंगे और पेपर का जो लेवल है जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है डाइपोल, लेकिन यहाँ डाइपोल का कुछ यूज हुआ नहीं है क्योंकि जो डिस्टेंस दे रखी है वो चार्जेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए इसमें डाइपोल का कोई कॉन्सेप्ट में लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा ये कह सकते हैं कि अगर हम दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो डिस्टेंसेस हैं वो हमारे पास आ जाएंगी एक्चुअली यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस यहाँ से आएगी दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास के क्यू, और यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर में है तो 2 × 10⁻² हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है kq/2 × 10⁻²। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास डिस्टेंस आ रही है kq, 8 सेंटीमीटर की वजह से हमने यहाँ लिख लिया है तो ये आ जाएगा kq/8 × 10⁻²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल है स्टूडेंट्स एट पॉइंट पी दैट इज v प्लस, एंड क्योंकि नेगेटिव चार्ज का यहाँ पोटेंशियल हम देखें तो v माइनस हमने उसका पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी kq/2 10⁻² हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है और ये आ जाएगा 1 - 1/4। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 3/8 kq × 10⁻²। क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि जो पोटेंशियल का आंसर हमें देना है 10⁻² के मल्टीपल में बताना है कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3/8 QK। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। अगेन क्वेश्चन बहुत इजी है, हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ये सब लोग जानते हैं। और हम जानते हैं कि जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इज L एंड डायरेक्शन इज I कैप और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो वहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 2I कैप प्लस 3J कैप एंड -4K कैप यहाँ है। अगर हम डायरेक्टली इसमें ये पुट कर दें तो हमारे पास जो फोर्स बनेगा वेक्टोरियली वो I L और वैल्यू यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की करेंगे तो I × L, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम I का क्रॉस करेंगे 2I कैप प्लस 3J कैप एंड -4K कैप। अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें स्टूडेंट्स तो वो हो जाएगा हमारे पास I × L। अब यहाँ पे I का क्रॉस I के साथ 0 हो जाएगा, I क्रॉस J जो है वो हमारे पास 3K कैप आ जाएगी एंड यहाँ पे I क्रॉस अगर -4K लिखेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 4J कैप। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली में √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर × IL, मतलब 5IL। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे नीट ने पूछा है और मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। पेन चलाए बगैर इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की और कॉन्केव की मैग्नीट्यूड में f है और यहाँ पे एक की फोकल लेंथ प्लस होगी दूसरे की फोकल लेंथ माइनस होगी। तो यहाँ पे अगर हम सीधा ही बोले कि f इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो एक फोकल लेंथ -1/f और एक +1/f मींस ये वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स f इक्विवेलेंट जो है अगर उसकी वैल्यू चेक करें तो वो आ जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट। अब इसको अगर हम वैसे समझना चाहें तो ये कहना क्या चाह रहा है
कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस टच करवा दी जाए तो कोई भी रे को वो ना तो कन्वर्ज कर पाएगा ना डाइवर्ज कर पाएगा। तो हम अगर डायरेक्टली उससे सोचे तो हम कह सकते हैं कि रे जैसी पैरेलल लाइन थी वैसे ही पैरेलल निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ग्रेविटेशन चैप्टर। अगेन क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जानते हैं जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय g into m into r क्यूब। सबने पढ़ा है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। तो ये जो प्रूव करवाया गया था उस टाइम पे, वहां से हम देखें तो सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेंसिटी की बात की जा रही है। डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी हम जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डेंसिटी जो है वो यूज की है एज ए डी। तो डेंसिटी हम जानते हैं होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला में टी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखूं तो 4 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि मुझे इसका वॉल्यूम बनाना है तो डिवाइड बाय 3 हमने यूज कर लिया और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लिया। पाई स्क्वायर तो एक पाई हमने यहाँ पे साइड कर लिया और नीचे वैल्यू है हमारे पास g और यहाँ पे हमने मास ले लिया। तो जो ऊपर वैल्यू बन रही है दैट इज वॉल्यूम और यहाँ पे हम कह सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हमारे पास 1 अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फैक्टर बन गया है कि 3 पाई डिवाइडेड बाय g into d, ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है इसके 30 का। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। अगेन क्वेश्चन 43 सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस में बूलियन अलजेब्रा भी आपको सिखाया जाता है जिसका यूज करके आप डायरेक्टली इसमें यही बता सकते हो कि कौन से गेट को फॉलो करना है। जैसे हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, तो हमें इस तरह का गेट दिया हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 नोट गेट का यूज हुआ है और एक नैंड गेट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आएगा ए बार और यहाँ पे हमारे पास इनपुट आएगा बी बार। अब क्योंकि नैंड गेट का फंक्शन हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए y, that will be equals to a bar into b bar का होल बार। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर सीधा सीधा हमें बताया जाता है दैट इज a plus b। सो इट इज फॉलोइंग और गेट। और गेट में हम जानते हैं, और गेट में हम जानते हैं कि और गेट में अगर कोई भी हाई इनपुट गया, कोई भी हाई, तो वो हाई इनपुट देगा, दोनों लो पे ही वो लो देता है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर एनएलएम। अगेन इजी क्वेश्चन है, सबको बताया जाता है क्वेश्चन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है सो दैट कि उस कार के फ्लोर पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है तो वो ब्लॉक डिस्प्लेस ना हो, स्लाइड ना करे अलोंग द फ्लोर। एक्सेलरेशन मानते हैं, एक सूडो फोर्स लग जाएगा F सूडो, और ये सूडो फोर्स की वैल्यू हम सीधा लिख सकते हैं इक्वल होनी चाहिए F सूडो इक्वल्स टू M into A। अब यहां से अगर हम सूडो फोर्स के अगेंस्ट कोई फोर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज फ्रिक्शन फोर्स एंड द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n, जो कि हम यहाँ पे म्यू इनटू mg लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस हो जाएगा mg से। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली देखें तो m इनटू g इनटू म्यू, तो यहाँ से हमारा म्यू का सीधा ही आंसर आ गया, म्यू इनटू g सीधा ही हमारा आंसर आ गया एक्सेलरेशन का एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 3 जो है वो हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। Let's proceed to the next question, and this question belongs to the chapter atomic structure और atoms या atomic physics भी हम इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगेन बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए इस पेपर का। तो क्वेश्चन को देखते हुए अगर प्रोसीड करें
तो रेडियस हम जानते हैं कि रेडियस इक्वल होती है हमारे पास 0.529, जिसे इन्होंने 0.53 कंसिडर कर रखा होगी, L स्क्वायर बाई Z, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें तो Z इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं थर्ड ऑर्बिट तक हमें जाना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो सबसे क्लोजेस्ट होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि इनर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज ऑर्बिट नंबर 1, L इक्वल्स टू 1, जिसकी रेडियस अकॉर्डिंग टू देम 5.3 10 की पावर -11 से मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो सोचिए हमें थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बतानी थी, तो हम 0.53 into n स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी R3 वो हो जाएगी 0.53 into 9 एंगस्ट्रॉम। अब हमें 0.53 को बस मल्टीप्लाई करना था, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगेन very straightforward, very easy question. Let's proceed to the next question 46. क्वेश्चन बहुत इजी है और ऐसा क्वेश्चन हम अक्सर काइनेमेटिक्स चैप्टर में डिस्कस भी करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि एक वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट पेनिट्रेट करती है until its speed reduces to u/3। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड इसकी थी वो u थी, और बुलेट पेनिट्रेशन जब 24 सेंटीमीटर हो जाता है, एट दैट मोमेंट इसकी स्पीड u/3। तो पूछ रहा है कि इसका टोटल विड्थ कितना होना चाहिए। तो हम कहेंगे एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिया जाए तो हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं कि फाइनल स्पीड फॉर 24 सेंटीमीटर, अगर that equation will be equals to u square minus 2 into एक एवरेज एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे रिटार्डेशन कह सकते हैं इसे हम मान लिया है into 24 सेंटीमीटर। मैं यूनिट भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो उसमें हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -8/9 u square is equals to -2 into a into 24। इस इक्वेशन को हम ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करेंगे, यहीं से हम नेक्स्ट इक्वेशन पे प्रोसीड कर जाएंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि बुलेट जस्ट नेक्स्ट एंड पे रुक रही है, तो अकॉर्डिंग टू अस उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर -2 into a into पे यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारा -u स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया -2a। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का अगर हम डिवीजन करें तो फर्स्ट और सेकंड के डिवीजन से हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे और हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। अगेन काफी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 47। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एसएचएम। अगेन क्वेश्चन को देखते हुए तो हम डायरेक्टली बहुत कुछ कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से हमें दिखाया गया उसमें मैं इसकी इक्वेशन भी लिखना चाहूँ तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, इक्वेशन साइन इसका ओमेगा टी और फाई, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 0, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि 2π/t हमारा t दे रखा है 8, तो ये π/4 आ जाएगा। तो इस लिख सकते थे x की, लेकिन हमें उतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड। पार्टिकल को देख सकते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल का x इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा तो नेगेटिव तो आना ही है, और वैल्यू सबसे हाईएस्ट एक्सट्रीम पे होगी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा सीधा आंसर आ जाएगा नेगेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, तो उसका अगर हम यूज करें तो आ जाएगा -π²/60। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारे लिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो मैग्नेटिज्म चैप्टर का है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी, तो हम ये क्वेश्चन बहुत बार क्लास में करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर निकालें तो बहुत इजीली हम इसे देख सकते हैं। हमारे पास जो ये वायर है ये सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा पॉइंट P के लिए, जिसकी डायरेक्शन अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल से, तो इसकी जो डायरेक्शन है
वो इनटू द प्लेन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू द प्लेन। सिमिलरली अगर हम दूसरे वायर की बात करें तो करंट की डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो गई है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उसकी डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन ही आ रही है, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो ये दोनों वायर के अगर हम नेट ऐड करेंगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास तीसरा वायर है, थर्ड वायर है, और ये थर्ड वायर हमारे पास एक कर्व्ड वायर है। हम कर्व्ड वायर का अगर ये एंगल देखें तो दिस एंगल इज पाई। तो इस कर्व्ड वायर की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला ही हमारे पास डायरेक्टली होता है म्यू नॉट आई थीटा इन रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू 2r। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फॉर द स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4r। लेकिन इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। अब नेट अगर वैल्यू की हम बात करें तो ये वैल्यू ज्यादा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन वाली फील्ड ज्यादा है। अगर हम दोनों का समेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। सो नेट डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन। अगर हम डायरेक्टली नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 बाय 5, ये ऑप्शन हमारा आउट ऑफ द प्लेन वाला नेट फील्ड हम लिख सकते हैं। तो हमारे लिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन। तो अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 49th। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि क्लास में ही हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर लेते हैं। क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और क्वेश्चन में बस ये कहा है कि अगर सीरीज में वो रेजिस्टेंसेस हम ऐड करें, ऐसे 10 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे ऐड करवाए गए और एक सेल का यूज किया गया, तो जो करंट होगा हम जानते हैं सीरीज में अगर सभी को देखेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट आएगा हमने उसे I1 मान लिया इस कॉम्बिनेशन में, तो I1 वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E डिवाइडेड बाय 10R। Now we are connecting the resistances in parallel। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास इन टोटल ऐसे 10 रेजिस्टेंसेस हैं जिसे हमें सेल के अक्रॉस कनेक्ट करना है और हम इसमें करंट I2 मान लेते हैं। हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ बोल सकते हैं R/10। सो यहाँ पे जो करंट हमारे पास मिलेगा वो हो जाएगा E डिवाइडेड R/10, दैट इज I2। सो वैल्यू ऑफ I2 विल बी 10E divided by R। So the ratio of current I2 equals to 100 times of I1। So हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी स्टूडेंट्स 100। So again बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था। Let's proceed to the next question, that is question number 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, बट क्वेश्चन टफ नहीं है। हम बस इंडिविजुअली हर लेंस की फोकल लेंथ का यूज, रेडियस का यूज करके फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो लेंसेज आइडेंटिकल है स्टूडेंट्स, जिसमें फोकल लेंथ किसी एक लेंस की निकाल दो, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अब स्टूडेंट्स जब हम इनकी फोकल लेंथ निकालते हैं तो हम इनके हर तरफ एयर कंसीडर करके इनकी एयर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेडियस इंफिनिटी है एंड दिस रेडियस इज 20। अब साइन के साथ हमें लेना होगा, तो यहाँ पे इसको रेडियस R1 में बोलना है, तो हमारे पास साइन के साथ इसे लेना है। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी स्टूडेंट्स वो जाएगी 1/f इज इक्वल्स टू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है दैट इज 1.6, क्योंकि एयर में एक रिलेटिव भी यही हो जाएगा, -1 1/इंफिनिटी। यहाँ पे रेडियस का साइन देखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6 माइनस R डिवाइड बाय 20। अब सेम यही फोकल लेंथ दूसरी लेंस की हो जाएगी जो हमारे पास सेकंड कॉन्वेक्स लेंस है। अब बीच में एक और लेंस हमारे पास कंसीडर करनी पड़ेगी हमें, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये ऊपर जो हमने सॉल्व किया दैट इज कॉन्केव लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस R1 R2 हमें 20 दी गई है और अगेन इन्हें हम एयर में कंसीडर करते हुए इनकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे।
अभी जो फोकल लेंथ हम निकालेंगे इसमें इस फोकल लेंथ को हम f डैश बोल देते हैं। 1 by f डैश इक्वल्स टू 1.5 minus 1 1 by 20 minus of minus 1 by 20, क्योंकि r1 अगर हमारे लिए पॉजिटिव होगा ये डायरेक्शन के हिसाब से तो r2 हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.5 into 2 divided by 20. So this is 0.5 divided by 10. तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों फोकल लेंथ आ गई है, हम f इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सीधा। 1 by f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमारे पास एक फोकल लेंथ है 0.6 माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय 20। उसके बाद हमारे पास एक और ऐसी लेंथ होगी माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 20 और लास्ट हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 10। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दिस इज माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 10 और ये आ जाएगा प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 10। So the final answer will be 1 by f equivalent equals to minus 1 by 100. So focal length f equivalent equals to minus of 100 centimeter. So the final answer is so students all the very best. अगर आपने पेपर जैसा भी किया ठीक है, आपका पेपर बहुत टफ नहीं था लेकिन अगेन उम्मीद करता हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सो इतना ही रखते हैं। थैंक्स।